नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और बात सबसे पहले हम करेंगे क्योंकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक का ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक बार फिर से शहर में 3 मिलिट्री लोकेशंस के पास संदिग्ध ड्रोन देखने को मिले हैं। बता दें आपको कि जम्मू जिले के एसएसपी चंदन कोहली ने ये जानकारी दी है। सेना की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई है। सोमवार रात को दरअसल 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच में रतुंचक, कालूचक मिलिट्री स्टेशनों और सुंजवा आर्मी ब्रिगेड के पास ड्रोन देखे गए। बता दें कि कालूचक और रत्नुचक में मिलिट्री स्टेशंस हैं और वहीं पर सुंजवा में भारतीय सेना की ब्रिगेड है और इस तरह तीनों ही स्थान भारतीय सेना के लिहाज से काफी अहम है। इससे पहले आपको बता दें रविवार को एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन जो हैं वो देखे गए थे और विस्फोटक गिराए गए थे। इसके चलते 2 वायुसेना कर्मी घायल भी हो गए थे। इस मामले की जांच फिलहाल होम मिनिस्ट्री की ओर से एनआईए को सौंप दी गई है। इसके बाद सोमवार को भी ड्रोन देखे जाने की बात आर्मी की ओर से कही गई। सेना का कहना था कि इन ड्रोन्स को निशाना बनाकर ही फायरिंग की गई, जिसके बाद ये गायब हो गए। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं ड्रोन के जरिए किस तरीके से अटैकिंग मोड में यहां पर है और कई दिनों से कई संदिग्ध तरीके से ड्रोन जो है वो देखे जा रहे हैं। शनिवार देर रात को वायुसेना स्टेशन के पास भी ड्रोन देखे गए हैं। बता दें आपको रविवार रात को भी कालूचक इलाके में ड्रोन देखे गए और लगातार इस तरीके की हरकतें। सोमवार को जम्मू के सुंजवान मिलिट्री बेस पर ड्रोन देखे गए। ड्रोन हादसे की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। तो ड्रोन अटैक ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक से नहीं निपटा गया तो देश के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। आतंकवादी ड्रोन के जरिए इस तरीके के हमले की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और अभी तक कई संदिग्ध ड्रोन जो हैं वो देखे जा चुके हैं। इस कड़ी में आपको बता दें कि अभी तक सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमले के बाद राफेल लड़ाकू विमान जो है अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं, जिनकी निगरानी के लिए फ्रांस की जो टीम है अंबाला एयरबेस पर तैनात की गई है। जाहिर तौर पर सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार ड्रोन जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं उसने कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर जरूर बढ़ाई हैं क्योंकि अभी तक कुछ और संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, उसको सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया लेकिन वो अचानक गायब हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। इस मुद्दे को यूएन में भी उठाया गया है कि आखिरकार ये पूरी दुनिया के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा घातक यहाँ पर हो सकते हैं। तो ड्रोन हमले जो हैं जिसके एकाएक बड़े हैं यहां पर, उसने चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। यूके देवनाथ जी, हम सर यही समझना चाहेंगे अभी फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, शायद ही पहले इस तरीके का ये जो खतरा है, नया खतरा जो कि अब सरहद पर बहुत ज्यादा एकाएक बढ़ा है, वो ऐसा हो पाता। लेकिन ये जो नई टेक्निक जिसका इस्तेमाल, जिसे ड्रोन कह सकते हैं, ड्रोन के जरिए अब इस तरीके के अटैकिंग मोड, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर, एयरफोर्स बेसिस पर किए जा रहे हैं। सर, कितना बड़ा खतरा ये साबित हो सकता है आगे के लिए? जी हाँ, आपने सही फरमाया। ये अब टेररिस्ट जो हैं वो एक नई तरह की वॉरफेयर शुरू कर रहे हैं जी। ये टेररिस्ट और उनके जो घर में बैठे हुए गुर्गे हैं, हमारे जो स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं,
ये सब पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे हैं। जी। इनको पता लग गया है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर करके या नॉर्मल टेररिस्ट का इस्तेमाल करके वह भारत को नहीं हरा पाएंगे। जी। इसीलिए इन्होंने एक नई तरह की वॉरफेयर चालू की है। जी। इसके लिए इनको पाकिस्तान से शह मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मिल रही है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। जी। इस आयाम में लड़ने के लिए हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विगत 1 साल से तत्पर है। लेकिन खास बात यह है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए हमें कुछ विशेष तरह की तकनीक तथा इक्विपमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। ड्रोन वॉरफेयर में ड्रोन को कन्वेंशनल रेडार से ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एयरफोर्स के पास और आर्मी के पास जो रेडार हैं, उनके मदद से हम आसानी से फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तथा दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उनका रेडार क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, 5 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। लेकिन ड्रोन का रेडार स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत छोटा होता है, 0.25 या 0.5 स्क्वायर मीटर ओनली। जी बिल्कुल। भारत सरकार की मदद से हमारी मिलिट्रीज जो हैं अब वो डीआरडीओ के पास पहुंचे हैं, और भारत सरकार ने डीआरडीओ को बहुत सपोर्ट दिया है ताकि वह एंटी ड्रोन मेजर्स के लिए हिंदुस्तान में ही रेडार्स विकसित कर सकें। और खास तौर से बात यह है कि इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के बाद इन ड्रोन्स को जो इनके हैंडलर हैं, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक से इन ड्रोन्स को कंट्रोल करते हैं, उस आरएफ फ्रीक्वेंसी को कैसे जैम किया जाए। डीआरडीओ अब इसमें करीबन फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। कल भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। जी। एयर चीफ के रिकमेंडेशंस पे अब भारत एज ए शॉर्ट टर्म मेजर तुरंत इजराइल, जर्मनी तथा फ्रांस की कंपनी से जैमर खरीद रहा है। इन जैमर्स की मदद से हम जिन रेडियो फ्रीक्वेंसीज से ड्रोन को कंट्रोल किया जाता है, उन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को जैम कर पाएंगे। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है जी कि इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने में इनकी लोकेशन को जब कंट्रोलर कंट्रोल करता है, तो जीपीएस के थ्रू कंट्रोल करता है इनकी लोकेशन को। इन जीपीएस सिग्नल्स को भी हम या तो जैम कर सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी तकनीक ऑलरेडी आ गई है जिससे कि हम ड्रोन को उसके जीपीएस को जैम करके उसको भ्रमित कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यह जो तकनीक है, यह अभी तक इनका मास स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में चालू नहीं हुआ है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए, और जैसे बड़े बड़े समारोह होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, या विदेश से जब विदेशी मेहमान आते हैं तो उनके कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के लिए इनके सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर तौर पर देवनाथ जी, क्योंकि जाहिर तौर पर आपने एक बहुत बड़ी बात कही है और मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि इसी से जुड़ा, क्योंकि अब ये जो ड्रोन है वो रडार पर तो आते ही नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये इतनी भी इनकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है कि दूर से डायरेक्ट जो है वो किए जाएं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरकार इनका जो कंट्रोल है वो कहाँ से होता है, इस पर मैं सवाल आपसे पूछूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, क्योंकि अचानक एकाएक हमले बढ़ना, आतंकियों के वारदातें बनना, अभी एसपीओ के परिवार को निशाना बनाया गया, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उसके बाद कई ऐसे आतंकी घटनाएं हो रही हैं, कई आतंकियों को मार गिराया गया है, और ड्रोन हमला जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है,
एकाएक बढ़ना। और अभी सर अभी जो हाल फिलहाल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ राज्य के बड़े दूसरी पार्टी के नेताओं की, उसके बाद एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बनता दिख रहा था 370 को लेकर, चुनाव को लेकर। जाहिर तौर पर उसके बाद ये एकाएक हमले बढ़े हैं। क्या इससे हमें जोड़कर इसे देखना चाहिए कि घाटी में शांति स्थापित ना हो, इसके लिए इस तरीके की घटनाएं एकाएक बढ़ गई? बिल्कुल इसका संबंध है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं हमेशा राजनीतिक मकसद से, राजनीतिक संरक्षण में और किसी न किसी देश या सरकार के संरक्षण में ही पलती फूलती। आतंकवादी घटना कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, संगठित रूप से किया जाता है। तो जब राजनीतिक प्रक्रिया के तहत शांति की लौटूंगी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी मिल पा रही है जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये है कि जब जब हम शांति प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, बातचीत होती है, तब तब ऐसा होता है कि कोई न कोई आतंकी घटनाएं हो जाती हैं या पाकिस्तान की तरफ से हम पर युद्ध थोप दिया जाता है। ये इतिहास रहा है, तो इसलिए इसका भी संबंध है। पर हमारी चिंता क्या है कि ये ड्रोन का जो अटैक है, ये नए तरीके से ये अटैक है। इससे पहले हमारे ऊपर ऐसे अटैक नहीं किए गए थे। अब हम इससे कैसे निपटे, ये महत्वपूर्ण बात है। हम यहाँ पर हम आलोचना इस रूप में करना चाहते हैं कि ड्रोन हमारे सीमा के अंदर पिछले 2018 से आ, कभी वो मादक पदार्थ लेकर के आ रहे थे, कभी वो हथियार छोटे मोटे गिरा रहे थे, ये चल रहा था। लेकिन इससे हमें उसी समय अलर्ट होना चाहिए कि इस ड्रोन से कुछ बड़ा कांड भी हो सकता है। लेकिन हम अलर्ट नहीं हुए। 18 से 2021 है और अब जब घटना विस्फोटक फूटने लगे हैं, तब हमारी हाई लेवल मीटिंग हो रही। जो डिसीजन हमारे देवनाथ जी बता रहे थे, आज हुए हैं हाई लेवल मीटिंग जो हुए हैं, और डिसीजन हुआ है कि एयरफोर्स खुद डिसीजन लेकर के खरीद सकता है, खरीदारी कर सकता है इससे बचने का सिस्टम। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तब हमारे निर्णय होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप ये देखिए कि लगातार 4 दिन से, ये छोटी मोटी बात नहीं है, 4 दिन से हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी जा रही। हम किस मुंह से बोलेंगे कि हमारे इलाके जो है सुरक्षित है, चप्पा चप्पा सुरक्षित है? हमारी इस चुनौती को जो बहुत बड़ा धक्का है कि 4 दिन से लगातार ड्रोन घुस रहे हैं और हम उनको निशाना मार करके भी नहीं गिरा पा रहे। वो गायब हो जा रहे हैं, आते हैं, घुसते हैं और चले रेकी कर रहे होंगे, फोटोग्राफी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन अपने मकसद में कामयाब हैं। तो ये हमारी पूरी सेना, रक्षा जो विभाग है जिस पर हम गर्व करते हैं, उनके लिए ये शर्म की बात है कि 4 दिन से लगातार ड्रोन हमारे देश में घुस रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारी चिंता भी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है। तो इसको मीट करना पड़ेगा। एक बात हुई, ये वो पहलू है जिसमें कि हम ड्रोन जैसे नई तकनीक से हम पर अटैक होता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। लेकिन असल बात ये है कि ड्रोन अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं तो ये मसला सीधे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बनता है। और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? वैदेशिक नीति पर, रक्षा नीति पर, सामरिक नीति पर हमारी ऐसी कौन सी कमजोरी रह जा रही है कि हम एयर स्ट्राइक करने के बाद भी पाकिस्तान हम पर ड्रोन के हमले भेज रहा है? हम क्यों उनके साथ में समझौता कर रहे हैं, ये सीज फायर का समझौता कर रहे हैं? सीज फायर का समझौता हम करने के बाद में हम पर ड्रोन फेंका जा रहा है। इसका मतलब है कि हम नीतिगत तौर पर, हमारा राजनीतिक नेतृत्व फेल हो रहा है। पाकिस्तान के साथ न बातचीत कर पा रहा है, न पाकिस्तान को झुका पा रहा है, और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बावजूद वहां से हमले हो रहे हैं। तो किस बात का दबाव पाकिस्तान पर बना सके हम आज तक? पाकिस्तान का चीन के साथ भी साठगांठ हुआ है, मिल करके वो हमारे खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। ये भी एक बड़ा फलक है हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ, सामरिक नीति से जुड़ा हुआ। लेकिन सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर चीन भी हमारे खिलाफ होगा तो हम उससे कैसे निपटेंगे? या चीन हमारे खिलाफ उतना एग्रेसिव नहीं रहे, क्योंकि चीन हमारा आज का पड़ोसी नहीं है, लंबे समय से चीन पड़ोसी रहा है। तो आज हम ऐसी स्थिति में क्यों पहुंचे हैं कि चीन और पाकिस्तान में गठजोड़ हो गया, वो नेपाल को भी सॉफ्ट कर लेता है, वो बांग्लादेश पर भी दबाव बना लेता है, और सबसे कमजोर हम ही हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी विफलता है।
जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है वो भविष्य के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। बने रहिए आप हमारे साथ प्रेम कुमार जी और यूके देवनाथ जी। और जाहिर तौर पर एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ अब चीन ने भारत की सीमा पर तेजी से सैनिक सहायताओं के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की है और ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अरुणाचल की सीमा से सटे तिब्बत के न्यांगची को जोड़ेगी। भारतीय सीमा के नजदीक चीन की ट्रेन से भारत की सामरिक ताकत पर किस तरह असर हो सकता है और इसी को ही जानने के लिए लगातार ये भी हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार चीन जो कि लगातार इस तरीके की गतिविधियां कर रहा है, क्योंकि भारत की सीमा पर तेजी से सैनिक सहायता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू करना जाहिर तौर पर ड्रैगन का ये नया हथियार, नई रणनीति यहां पर तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तिब्बत के न्यांगची को जोड़ेगी। बता दें आपको कि भारतीय सीमा के नजदीक है चीन की ये ट्रेन और इसका मकसद यहां पर साफ है। जाहिर तौर पर चीन की तरफ से जो घुसपैठ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये नया खतरा जो है तो सीमावर्ती क्षेत्र में बुलेट ट्रेन लाना स्पष्ट करता है कि चीन के इरादे नेक नहीं है। जी हाँ, बता दें आपको युद्ध काल में तेजी से रसद हथियार लाने के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल होगा। भारत को ज्यादा चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है। और प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यूके देवनाथ जी ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एयरफोर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो एक खतरा है ही, साथ ही चीन की तरफ से जो लगातार बढ़ती घुसपैठ है वो यहाँ पर डबल खतरा जो है भारत के लिए वो खड़ी किए हुए है। यूके देवनाथ जी, क्योंकि जाहिर तौर पर खतरा यहाँ पर दोहरा है, चीन की तरफ से बुलेट ट्रेन का ये विस्तार जो है जो कि भारतीय सीमा के पास बहुत नजदीक है, जाहिर तौर पर ये भविष्य के खतरे के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जी हाँ, सही फरमा आपने। चीन जो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अपनी आजादी के जब 100 साल मनाएगा 2049 में, वह चाहता है कि वह विश्व के अग्रणी राजनीतिक, इकोनॉमिक तथा मिलिट्री पावर्स में से हो। अपने इस स्ट्रेटेजी के तहत चीन ने तिब्बत पर आस्ते आस्ते मिलिट्री कंट्रोल बढ़ा दिया है। बिल्कुल। उसने जो ये रेल लाइन बनाई है, इस रेल लाइन के इस्तेमाल से वह अपने डीप इंटीरियर से अपनी सेनाओं को, फौजों को, टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियों को, मिसाइल्स को और अम्युनिशन इत्यादि को बड़े एफिशिएंसी के साथ भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर पाएगा। ऐसा ही नहीं, अगले 20 साल में चीन ने नेपाल को प्रपोजिशन दिया है कि वह इस रेल लाइन को नेपाल की राजधानी तक एक्सटेंड कर देगा। हम चीन को ऐसा करने से नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन एक मिलिट्री माइंडेड पर्सन होने के वजह से मैं आपको बता दूं कि इसी में हमारी अपॉर्चुनिटी है। हमारा इमीडिएट रेस्पॉन्स शुड बी कि हम तुरंत अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी मदद से इन रेल लाइंस की अलाइनमेंट को तुरंत निश्चित करें। जी। हमारी मिलिट्री को और खास तौर से हमारी एयरफोर्स को पता होना चाहिए कि ये जो रेल लाइन बन रही है, इसकी अलाइनमेंट पहाड़ों में, दर्रों में, नदियों के ऊपर से और सुरंगों के अंदर से कहां से है। मैं एयरफोर्स में हूं, मैं खुद एक फाइटर बॉम्बर पायलट था जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा अगला तुरंत काम होना चाहिए कि भारतीय एयरफोर्स की इस्तेमाल से जरूरत पड़ने पर हम इस रेल लाइन को कहां इंटरडिक्ट करें। बिल्कुल। हमारी एयरफोर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम देश की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के किसी भी रेल या रोड नेटवर्क को बड़े ही प्रिसीजन से चोट पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो रहा मिलिट्री रेस्पॉन्स जी। इसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आस्ते आस्ते तिब्बत के लोग जो कि चीन के हांगलों को पसंद नहीं करते, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आस्ते आस्ते तिब्बत में अपनी पहुंच को अंदरूनी तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से बढ़ाएं।
देखिए, भारत में काफी हजारों की तादाद में तिब्बती लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत दुखी हैं कि वह अपने मातृभूमि में नहीं रह पा रहे। बिल्कुल। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको इन इंडिया में रहने वाले तिब्बती लोगों की मदद से एक अंडरग्राउंड नेटवर्क तिब्बत में तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल। ताकि जरूरत पड़ने पर हम इनका इस्तेमाल कर सकें और हमें तिब्बत से इंटेलिजेंस मिल सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यूके देवनाथ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है। लेकिन अभी तक, क्योंकि लगातार चीन की तरफ से भी घुसपैठ के मामले बढ़े हैं, भारतीय सीमा पर घुसपैठ की बातें भी जो हैं वो भी सामने आई हैं, तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई कोर कमांडर स्तर की बैठकें भी हो चुकी हैं। प्रेम कुमार जी, क्योंकि अब तक इतनी बैठकें जो हैं कमांडर स्तर की जो हैं भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच में हुई है जाहिर तौर पर, लेकिन चीन का ये जो नया नेटवर्क, जो ये बुलेट ट्रेन के रूप में सामने आ रहा है, उसको देखते हुए आगे के क्या संकेत यहां पर मिल रहे हैं? आखिर चीन यानी ड्रैगन के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है जो कि वो इस तरीके की रणनीतियां बना रहा है? देखिए, ड्रैगन के दिमाग में बहुत खतरनाक चल रहा है जी। और जैसा कि हमारे यूके देवनाथ जी ने बताया कि वो अपने जो सेंचुरी पूरा करने वाले हैं अपनी आजादी की, उस समय तक उनका एक लक्ष्य है, विस्तारवादी नीति है और वो देख रहा है भारत को हमेशा समय समय पर परखता रहता है। एक तरफ वो हमारे साथ झूला भी झूलता है, नारियल के जूस भी पीता है और दूसरी तरफ में हमारे यहाँ वो डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाता है। बिल्कुल। और ये हमारी कमजोरी है कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे इलाके में न कोई घुसा है न घुसा हुआ, न हमारे प्रधानमंत्री की जुबान पे चीन का नाम तक आता है। ये हमारी कमजोरी है, मानना पड़ेगा। लेकिन इसका जो बेसिक कारण है, बेसिक कारण में सबसे बड़ा कारण हम देखते हैं आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन का हमसे कई गुना लगातार मजबूत होता जाना। और कंपैरेटिवली पिछले 6-7 साल में तो नोटबंदी और ये सब और महामारी के बाद तो हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से गिरी है, दोनों के बीच में बड़ा फासला हो गया है। अब हमारा रक्षा बजट भी ना हम बढ़ा पा रहे, दूसरी तरफ में चाइना रक्षा बजट तेजी से बढ़ा रहा है। चाइना अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक गठबंधन को मजबूत करते हुए इवन अमेरिका के मित्रों को भी अपने साथ जोड़ ले रहा है। हिंदुस्तान जो सार्क देशों का नेता था, जो तीसरी दुनिया का नेता था, आज इसकी हिंदुस्तान की नेतागिरी नहीं रही। तो ये इसलिए नहीं रही कि वहां भी चीन की घुसपैठ हो गई। वो हमारे पड़ोसी से सांठगांठ कर चुका है, वो हमारे पड़ोसी के बंदरगाह ले रहा है, हमको चारों तरफ से घेर रहा है। तो ये जो है ना, आर्थिक रूप में जो बड़ा फासला पैदा हुआ है, इससे ये स्थिति पैदा हुई है और हम लाचार और मजबूर होते जाएं, इससे बेहतर है इसका तरीका यह है कि हम अपने आप को आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से मजबूत करें और उन बिंदुओं पर, जैसा कि सही कहा देवनाथ जी ने, अगर हम उनको नहीं रोक सकते मेट्रो ट्रेन बनाने से, तो कम से कम अभी हम पॉइंट टाइप से अपना टारगेट बना करके उसको रख सकते हैं कि कम से कम जरूरत पड़े तो हम उनको डिस्ट्रॉय तो कर सके, भले हम उसकी पहल न करें, लेकिन ऐसी तैयारी हमारी रहनी चाहिए। हमारी सेना हमेशा से ताकतवर रही है और एक्चुअली हमारी सेना फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है चाइना से। चाइना को लड़ने का उतना अनुभव नहीं है जितना हम लोगों के पास है। लेकिन आप उदाहरण देखिए, गलवान में जब घटना घटी थी तो हमारी सेना ने तुरंत के तुरंत जवाब दे दिया। बिल्कुल। लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने आज तक जवाब नहीं दिया। उसी तुरंत के तुरंत जो रिएक्शन था हमारी सेना का, उसी पर गर्व करती रही हमारा राजनीतिक नेतृत्व, गर्व करता रहता है। लेकिन यह आपकी विवशता है, आपने पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लिया। जिन जो हमारा विवाद हुआ था, जिन ऊंची जगहों पर हम लोगों ने अपने कमांड मजबूत कर लिए थे, वो पूरे एरिया में गलवान घाटी के पास, समझौते में हमने उसे गंवा दिया। जो मजबूत पॉइंट था, जिस वजह से चीन हमसे बातचीत करने के लिए तैयार और मजबूर हुआ, वो पॉइंट हम खो चुके हैं। आज नतीजा ये है कि जिस जगह पर संघर्ष हुआ, जिस जगह पर हमारे जवान शहीद हुए, उस जगह पर हमारी डिप्लॉयमेंट आवाजाही नहीं हो रही है। अब इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास मजबूत पॉइंट नहीं है कि चीन को मजबूर कर सके
कि इस बात को मानिए और पहले जैसी स्थिति बहाल कीजिए। हमने तो जो अचीवमेंट हासिल किए उसको भी गवा दिया बातचीत में। तो ये राजनीतिक नेतृत्व की परिपक्वता पर मैं लगातार उंगली उठा रहा हूं, चाहे वैदेशिक नीति हो, चाहे सीमा पर सामरिक नीति हो, या इवन हथियारों की खरीद फरोख्त का मसला हो, सब जो है जरूरत पड़ने पर ये करेंगे। और इससे पहले एहतियातन जो काम होता है वो नहीं किया जाता है, इसीलिए ये स्थिति पैदा हो रही। नहीं, लेकिन यही तो सवाल यहाँ पर है प्रेम कुमार जी, क्योंकि जाहिर तौर पर चीन का मुद्दा जो है विपक्ष उठाता है, सरकार की तरफ से बस इतना बयान दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत बैठकों का दौर यहाँ पर चलता है। लेकिन अगर बात ऑन ग्राउंड की जाए, ऑन ग्राउंड की कितनी तैयारी है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ तो लड़ने के लिए, यहां तक कि अभी जो ड्रोन वाला मुद्दा चल रहा था उसमें खबर मैंने ये भी पढ़ी है कि राफेल तक की तैनाती जो है अंबाला से वो कर दी गई है। फ्रांस की टीम उस पर पूरी निगरानी है अंबाला बेस से उसकी, यहां तक पाकिस्तान पर निगरानी जमाए बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ के खतरे को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। नजरअंदाज ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि चीन की ऑफेंसिवनेस हमारे खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इवन नेपाल हमारे लोगों को मार गिराता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ये मानते हैं कि नेपाल को कहीं चीन अपने साथ न ले ले। तो ये बहुत बड़ी चिंता है हमारे आने वाले समय में। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी देश का जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां, इन सबके नेता, सबके डेलीगेशंस चाइना में जा करके और वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों से सीखते रहे हैं कि हम वहां स्ट्रेटेजी सीखते हैं, तमाम तरह की चीजें सीखते हैं। इन नेताओं को जवाब देना चाहिए इतने दिनों के संबंध का क्या हुआ। आप राजनीतिक दल के रूप में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज सरकार के पास जाते रहे, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो सबसे ज्यादा गए हैं चीन में पिछले 7-8 वर्षों में। तो इसलिए इन सबको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाने की जरूरत है। यूके देवनाथ जी, देखिए अगर सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है, क्योंकि अभी ड्रोन वाला मुद्दा तो मैं बता ही रही थी कि राफेल की तैनाती तक यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन चीन पर निगरानी जो है आंखें तिरछी रहे, इसको लेकर सैन्य स्तर पर किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर है? क्योंकि चीन का यही एक बिहेवियर रहा है विस्तारवादी, और बहुत धीरे धीरे वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि विस्तार जो है वो किया जाए, किसी देश में घुस जाया जाए। जी हाँ, चीन जो है एक बहुत ही चतुर देश है। पिछले कुछ हजार साल से उनकी ये हिस्ट्री रही है कि उन्होंने अपने सभी पड़ोसी देशों को आज से 1000 साल पहले, आज से 500 साल पहले भी तुरंत दोस्ती का दिखावा करते हुए पीछे से छुरा घोंपा है। ऐसा चीन ने 1962 में भी हमारे साथ किया है। मेरे सहयोगी ने जैसा अभी बताया कि हमारी तैयारियां चीन के साथ निपटने के लिए राजनीतिक स्तर पर हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं पूरी दुनिया में इस खबर को जरूर पहुंचाएं तथा यूनाइटेड नेशंस में बार बार इस पॉइंट को जरूर उठाएं कि चीन जो है, भारत चीन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शायद मिलिट्री मींस से सॉल्व करने की सोच रहा है। बिल्कुल। हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय चीन से बार बार ये गुजारिश जरूर करें और सख्ती से करें कि आपका जो भी पॉइंट है उसे मीटिंग के जरिए, बातचीत के जरिए सॉल्व किया जाए। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं, भारत की सेना बहुत ही अलर्ट है। इस वक्त चीन के बॉर्डर पर हमारी जो स्पाइंग एजेंसीज हैं, भारतीय सेना के जो यूएवीज हैं जो कि 30,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और लगातार 8 से 10 घंटे तक उड़ सकते हैं, उन्होंने चीन के बॉर्डर के अंदर 100 से 200 किलोमीटर अंदर तक बहुत ही पैनी नजर रखी हुई है। अगर चीन कोई भी हैवी इक्विपमेंट की मूवमेंट करता है तो इस हैवी इक्विपमेंट की जो मूवमेंट है वो हमारे इन ड्रोन्स तथा यूवी से छुपी नहीं रह सकती है। सामरिक दृष्टि से उनका जो हाईवे है जो कि अक्साई चीन को लिंक करता है उनके इंटीरियर के साथ, उसका नाम है G219। और हमारी फौजें, खास तौर से वायुसेना, हर रोज
G219 का मुआयना करके ये देखती है जी कि उस पर कोई अचानक बड़ी त्वरित मूवमेंट तो नहीं हो रही है। सो चीन अचानक से इस बार भारत को धोखा नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। हमारी फौजों को कम से कम 5 दिन या 10 दिन पहले पता लग जाएगा कि वह किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर सैन्य तौर पर तो तैयारी पूरी है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर किस तरह की तैयारी है ये भविष्य के संकेत यहां पर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, और यूके देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एयरफोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।